बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप ठीक ठाक हैं। आप सबको हमारी तरफ से जुम्मतुल मुबारक का दिन बहुत ज्यादा मुबारक। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अरमला हसन। जुम्मे के दिन जब भी हम फ्राइडे को आते थे शो, तो मेरी सबसे पहले बात ये होती थी कि वीकेंड और हमारी छुट्टी है, लेकिन पीएसएल ने हमारी छुट्टियां उठियां सब खत्म कर दी है। सब अरमानों पे पानी तो नहीं फिरा अभी तक, लेकिन पानी नहीं फिरा, ठीक है, छुट्टियों वाले अरमानों में पानी फिरा। अच्छा, आज सुबह सुबह हम बुजुर्गों की बात कर रहे थे और मैं इनकी दादी अम्मा का जिक्र करता ही उस पर हंस रही थी। पता नहीं क्यों, या तो इनको दादी से मार बहुत पड़ती थी या दादी इनको नसीहतें। मैंने अपनी दादी देखी नहीं है। अच्छा, मैंने भी नहीं देखी। हाँ, मैंने नहीं देखी, तो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा। लेकिन जो बात कर रहे थे वो ये था कि अगर बुजुर्ग घर में हो तो उनसे बड़ी बरकत होती है। बाज लोग उनको बोझ समझना शुरू हो जाते हैं। और कल एक वीडियो आई वैसे सामने, पता नहीं आपकी नजर से गुजरी कि नहीं, मदर इन लॉ को मार रही थी एक खातून, और रिपोर्टेडली उनकी मदर इन लॉ ही हैं और हस्बैंड की गैर मौजूदगी में। तो बहुत ही बुरा इसलिए भी लगता है कि वैसे तो वो जो मदर इन लॉ है वो भी माँ की जगह ही होती है, लेकिन बुजुर्गों का एहतराम वैसे ही हमारे मजहब में भी और जिस तरह की हमारा ब्रॉटअप होता है उसमें भी बहुत लाजिम है, तो बहुत जरूरी है। और इस तरह की पहले भी एक वीडियो आई थी जिसमें एक बेटा अपनी वालिदा को मारा था, अपनी बेगम के साथ। एग्जैक्टली इस तरह के कई वाकयात होते रहते हैं, लेकिन नो डाउट जिस तरह से हमने अपनी कन्वर्सेशन का आगाज किया कि बुजुर्गों की बड़ी बरकत होती है। चाहे आपकी फैमिली में नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, तो एक चार्म होता है, एक फैमिली को कंबाइन रखने का तरीका होता है। अच्छा, नानियों का तो ये बड़ा फायदा होता है कि जब आपको अम्मी डांटती हैं, अम्मी से नानी के घर जा रही हूँ तो नानी एक ढाल होती है। नानी मारने नहीं देती बच्चों को। भाई हमारी नानी, हमने नानी देखी है, हमारी नानी तो हमें इस बात से कम जरूर बचाती थी, हमें मारने नहीं देती थी। जब भी हमें अम्मा मारने की कोशिश करती थी तो जरा बच जाते थे। और वैसे भी बरकत की जहां तक बात है तो बड़ी अच्छी नसीहतें बुजुर्गों से सुनने को मिलती हैं और कुछ क्रिटिसिज्म भी सुनने को मिलता है कि ये क्यों पहन रही हो, तुम कहाँ जा रहे हो बेटा, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या होता है? ए नाखून ने लंबे क्यों ने, दसो मैनू। सबसे मेजर जब किसी बुजुर्ग से मिलो सबसे पहला सवाल होता है नाखून इतने लंबे क्यों? तो आप मेरी नानी लॉजिक्स देती हैं कोई? नहीं, ऐसे मतलब मानने वाली होती नहीं लॉजिक। हम अच्छा, ये भी फायदा होता है कि आपको ईदी और दीगर चीजें जो है ना ये बुजुर्गों से कम मिलती हैं, लेकिन थोड़ा फायदा हो जाता है। नहीं, मुझे तो बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हो जाती है। ठीक है, अच्छा चलो, सुबह सुबह बहुत बुजुर्गों का एहतराम करें, ये हम कह रहे थे, और बुजुर्गों से प्यार करें, उनके साथ वक्त गुजारें। आप न सिर्फ लर्न करेंगे बल्कि आप बड़ा एंजॉय करेंगे। हाँ, उनकी कन्वर्सेशन, उनके किस्से कहानियां सुन के आप अच्छे से फ्रेश हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके साथ साथ पीएसएल की बात भी कर लेंगे। और बुजुर्ग और पीएसएल मतलब बुजुर्ग भी देखते हैं मैच, ऐसा नहीं है, बुजुर्ग मैच ही देखते। लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, आज 2 मैचेस हैं और हमारी भी आज शाम को ट्रांसमिशन। बीच में एक हमारा मैच है 5 से 7 बजे तक, वो भी आपको दिखाएंगे, इस पे बात करेंगे। अब तक हमें सुनने का शुक्रिया। प्रोग्राम बाकायदा खोलते हैं, आगाज करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, डस्का ज़िमनी इलेक्शन कल अदम करार। सेनेट इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर पंजाब में 11 सीटों पर सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। बाकायदा ऐलान 3 मार्च को होगा। एसपीआर के मुताबिक इलाकाई सलामती और 2 तरफा दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। पहले तासुर की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए या नहीं, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। सेगमेंट फ्लैग्स में सना हुमायूं मुलाकात करवाएंगी चेक रिपब्लिक के सफीर और उनकी अहलिया से। सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना आज खिलाएंगी। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और सबसे पहले आपने हेडलाइंस तो देख ही ली, हेडलाइंस के अलावा भी हमारे शो में कुछ होता है जो सरप्राइजेस होते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं आज की बड़ी खबर से। बड़ी खबर में सबसे पहले अहम फैसले की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने डस्का इलेक्शन पर तहरीक इंसाफ का 20 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का मुतालबा मुस्तरद कर दिया है। मुस्लिम लीग नून का मुतालबा तस्लीम कर लिया गया है और एनए 75 का ज़िमनी इलेक्शन कलअदम करार देते हुए 18 मार्च को दोबारा रीपोलिंग का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा गया, इलेक्शन आजादाना और ईमानदारी से नहीं हुए, लड़ाई झगड़े और फायरिंग के वाकयात से अमन ओमान की सूरत हाल भी खराब हुई। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की सुबकी हुई है और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बुरी सुबकी हुई है। वोटर्स के लिए हिरासमेंट का माहौल पैदा हुआ, इलेक्शन कमीशन ने कहा, और नताइज के अमल को भी मशकूक बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने बद इंतजामी पर जिम्मेदार
अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत करते हुए कमिश्नर और आरपीओ गुजरावाला को डिवीजन बदर करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब डीपीओ सियालकोट, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और एसडीपीओ डस्का की मुअत्तली के अहकामात भी जारी कर दिए गए, जबकि चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को वजाहत के लिए 4 मार्च को तलब कर लिया गया है। और इसके साथ साथ आरओस को गायब होने वाले प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के खिलाफ सेशन अदालत में केस भेजने की हिदायत कर दी गई है। मुस्लिम लीग नून ने फैसले का खैर मकदम किया है। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है, जबकि तहरीक इंसाफ ने फैसले पर तहफ्फुजात का इजहार करते हुए इसे चैलेंज करने का भी ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर, जो कि मारूफ कानूनी है और 9 मुंतखब सेनेटर भी हैं, उनसे हम बात करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि वो इस मामले पे क्या राय रखते हैं कानूनी नुक्ता निगाह से। दो कि अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है सामने। बैर साहब, एक तो बहुत शुक्रिया अल्लाह सुब, आपने हमें ज्वाइन किया और पहली दफा आपने हमें ज्वाइन किया, और दूसरा आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो फॉर बीइंग इलेक्टेड एज सेनेटर। आप इस सारी सूरत हाल के ऊपर कानूनी नुक्ता निगाह से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगे? चूंकि कल हमारी शाह महमूद कुरैशी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे अपने एक इलेक्शन की 2013 की नजीर मौजूद है, जिसके मुताबिक सिर्फ उन्हीं पोलिंग स्टेशन पे इंतखाब होना चाहिए जहां पे कुछ शुकूक शुबात मौजूद है, लेकिन फैसला बरक्स है। आप क्या कहेंगे? जी देखें, बिल्कुल पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुबारकबाद दी। मैं इस फैसले को 2 स्टेजेस पे देखता हूँ। सबसे पहले तो जो पीएमएलएन की कैंडिडेट थी, उन्होंने जो एप्लीकेशन दी थी रिटर्निंग अफसर के सामने, वो ये था कि जी 23 पोलिंग स्टेशंस की लेट क्योंकि रिजल्ट्स आए हैं, इसलिए उसमें शको शुबात हैं और उधर रीपोलिंग कराई जाए उन 23 स्टेशंस पे। जो रिटर्निंग अफसर ने रिपोर्ट दी इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने कहा कि 23 नहीं 14 पोलिंग स्टेशंस में लेट आया था रिजल्ट, इसलिए वो 14 पोलिंग स्टेशंस पे रीपोलिंग कराई जाए। ठीक है, हो गया। पीटीआई का मौकफ था वो भी यही था कि ठीक है, अगर आपको लगता, पहली बात तो ये है कि वो लेट हमारा कसूर नहीं है, लेकिन अगर वो लेट आपको लगता है कि शको शुबात है, तो आप बेशक उस 15 या 16 या 20 पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग करा लीजिए, पोलिंग करा लीजिए। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन थे, वो अज खुद उन्होंने अपना सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं, अज खुद उन्होंने ये फैसला किया कि वो तो अलग है जो 20 पोलिंग स्टेशन हैं, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर था कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्योंकि वो भी दुरुस्त नहीं था और लोग हरासा थे, इसलिए हम ये फैसला करते हैं कि पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसकी री इलेक्शन किया जाए। अब ये जो दूसरा फैसला है अज खुद वाला, उसके लिए इलेक्शन कमीशन के पास सबूत होने चाहिए थे, उसका बकायदा ट्रायल होना चाहिए था, शहादतें आती, वो देखते, क्रॉस एग्जामिनेशन होती, फिर वो फैसला करते कि आया वाकई ही ये किसी ने जानबूझ के तो ये लॉ एंड ऑर्डर। आपको लगता है कि प्रेशर में हुआ फैसला, इलेक्शन कमीशन ने प्रेशर में आके फैसला किया? नहीं, प्रेशर तो मैं नहीं कहूंगा, मकसद फैसला तो हो गया, उनके पास इख्तियार था इलेक्शन कमीशन के पास कि वो फैसला कर सकते हैं, क्योंकि कानून उनको इजाजत देता है, लेकिन उस फैसले से आप इख्तलाफ कर सकते हैं कि फैसला गलत है, वो कानूनी उसमें गलतियां हैं। ठीक है, अब बैरिस्टर साहब, जिस तरह से तहरीक इंसाफ ने पहले कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगी हम उसका खैर मकदम करेंगे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी उसके खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म दिया है। क्या तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इस कार्रवाई से मुतमईन है? और जो चैलेंज करने का ऐलान किया गया, क्या वजह है कि पहले आप लोगों ने कहा कि खैर मकदम करेंगे, अब जब फैसला आया तो कहा है चैलेंज करेंगे? मेरा ख्याल है दोनों चीजें इकट्ठे चल सकती हैं। एक तो फैसला आ गया कि रीपोलिंग होनी चाहिए पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो पॉलिटिकल इशू है और उसमें भरपूर तरीके से पीटीआई पार्टिसिपेट करेगी और पीटीआई की जो कैंडिडेट हैं वो अपने वोटर्स के पास वापस जाएंगे और जिस तरह पहले उनको मेजॉरिटी मिली थी, वो कोशिश करेंगे कि वोटर्स अब और भी मजीद मेजॉरिटी उनको दें। तो वो तो हो गया इलेक्शन प्रोसेस, लेकिन उसके साथ साथ कैंडिडेट का हक है, कानूनी हक है कि अगर वो समझता है कि ये जो जजमेंट है, जो फैसला है, वो कानूनी तौर पे गलत है, तो फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में भी कर दे। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में जाती है अपील और सुप्रीम कोर्ट फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है अपील, तो फिर तो ये इलेक्शन
सिर्फ पोलिंग स्टेशन पे होगा रीपोलिंग, और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं एक्सेप्ट करती तो फिर वो इलेक्शंस पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में होंगे। तो पॉलिटिकली तो वो एक साइड पे है, लेकिन कानूनी हक तो हर एक का है कि वो हाँ नहीं बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो एक मोरल पोजीशन थी प्राइम मिनिस्टर की, उन्होंने खुद ही ट्वीट किया था और उन्होंने हिदायत भी की थी अपने उम्मीदवार को कि आप 20 जो पोलिंग स्टेशन हैं या जो मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन हैं उस पर आप खुद दरखास्त करें रीपोल की। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ने ही कल मंजूरी दी है कि आप उसको चैलेंज कर दें सुप्रीम कोर्ट में। एक तो इस पर फिर उनकी जो आपकी पार्टी की इखलाकी तौर पर जो पोजीशन है आपके वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मुतासिब नहीं होगी, पहला हिस्सा है सवाल का। और दूसरा ये है कि ये रवायत कैसी है बैर साहब कि एक हल्के के ऊपर इतना मुतनाज़ इलेक्शन जो 15 दिन से 10 दिन से मीडिया की खबरों की जीनत है, और उसके बाद भी फैसला हुकूमत ही के खिलाफ आ गया, जिसपे आपको पूरी की पूरी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल इंतजामिया, आपको उसमें अखाड़ पिछाड़ करना पड़ी, डिवीजन बदर करना पड़ा आरपीओ को। तो ये रवायत कैसी आप देखते हैं? इसको मैं इस तरह देखता हूँ जी कि सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक आजाद अदारा है, और मेरा ख्याल है ये इस हुकूमत ने, पहले हुकूमतें जो थी वो किसी ना किसी तरह दबाव में रखती थी, अदारों को आजाद नहीं होने देती थी। तो ये तो एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि हमारी हुकूमत की किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं होती, और हम एक्सेप्ट भी करते हैं और वेलकम भी करते हैं आजादाना फैसला। उस फैसले से बेशक हम इख्तलाफ करें, लेकिन आजादाना फैसले की हम रिस्पेक्ट करते हैं। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, और वो ये है कि जो इलेक्शन जब भी इलेक्शन होने लगता है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों या नेशनल लेवल पे हों, तो जो कंट्रोल आ जाता है लॉ एंड ऑर्डर का, जो कंट्रोल आ जाता है उस पूरे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसको चाहे वहां लगाए, जिसको चाहे वहां से निकाल दे, जो अफसर को पसंद है वो रख ले, और पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस भी उसके नीचे होती है। ये जब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लॉ एंड ऑर्डर नहीं दुरुस्त था, तो इसका मतलब एक तरह वो अपने ऊपर नजरसानी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जी हमसे कोताही हुई कि हमने पूरी तरह सुपरवाइज नहीं किया। ठीक हो गया। चलिए बैरिस्टर साहब, अब हम जरा सेनेट इलेक्शन की जानिब आते हैं। आप तो मुंतखब हो गए सेनेटर, और हमने आपको मुबारकबाद भी पेश की। अगर हम दो सख्त हरीफों की बात करें, तहरीक इंसाफ और नून लीग, दोनों के दरमियान मफामत कैसे हो गई? ये मफामत हमें दूसरे सूबों को भी देखने में मिलेगी? इसको आप मुफामत ना कहिए, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हर जो प्रोविंशियल असेंबली होती है, जो इसने इलेक्ट करने हैं अपने अपने सेनेटर्स, उसमें पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो तादाद है, वो सबको पता होती है। और इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वोटिंग दुरुस्त तरीके से होगी तो हमारे कितने कैंडिडेट जीतेंगे और दूसरी पार्टी के कितने जीतेंगे। तो पंजाब में ये पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि PMLN के कितने वोट्स हैं, कितने MPAs हैं, और PTI और उनके इत्तेहाद की कितने MPAs हैं, कितने वोट्स हैं, और कितनी वो सीटें सेनेट की ले सकते हैं। तो फैसला ये हुआ कि इलेक्शन का तो जवाब तब होता है अगर कोई इंडिपेंडेंट हो जाए या 2-3 पार्टीज के लोग खड़े हो जाएं और वो इलेक्शन हो, उसमें उधर तो आपको इलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन जहां आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके कितने लोग आएंगे और वो इलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा सेनेटर, ये बेसिकली ये कायदा तो विफाक के अंदर भी, चूंकि सेनेट की तकसीम ही ऐसे है सीट्स की, आपको मुझसे बहुत बेहतर मालूम है, सीनियर कानूनदान है आप, तो ये तो कायदा विफाक में भी और दीगर सूबों में भी ऐसा ही है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इन रिमार्क्स में यही बात की थी कि पार्टी पोजीशन तो वाजे है, फिर उसके बावजूद ये कम ज्यादा कैसे हो जाता है। तो मफामत तो कहीं ना कहीं है ना, नहीं तो फिर तो विफाक में भी मुकाबला ना हो, जिसके जितने सेनेटर्स बनते हैं उसको उतने सेनेटर्स मिल जाएं और ये मामला सेटल डाउन हो जाए। कोई कह रहा था कि जहां नॉर्मली ये होता है कि आप जब ये देखें कि आपकी स्ट्रेंथ उन सीट्स के मुताबिक है तो फिर आप इलेक्शन नहीं करते, और ये पंजाब में ये हुआ। लेकिन जो फेडरेशन का सिचुएशन है वहाँ मुख्तलिफ सूरत हाल है। वहाँ दोनों जो एक तरह जो PDM का इत्तेहाद है और जो PTI है, उनके आपस में एक तरह से मुकाबला है कि वो कहिए। मैं इसको इस तरह देखता हूं
कि हर जो प्रोविंशियल असेंबली होती है, जो इसने इलेक्ट करने हैं अपने अपने सेनेटर्स, उसमें पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है, जो तादाद है, वो सबको पता होती है। और इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वोटिंग दुरुस्त तरीके से होगी तो हमारे कितने कैंडिडेट जीतेंगे और दूसरी पार्टी के कितने जीतेंगे। तो पंजाब में ये पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि PMLN के कितने वोट्स हैं, कितने MPAs हैं, और PTI और उनके इत्तेहाद की कितने MPAs हैं, कितने वोट्स हैं, और कितनी वो सीटें सेनेट की ले सकते हैं। तो फैसला ये हुआ कि इलेक्शन का तो जवाब तब होता है अगर कोई इंडिपेंडेंट हो जाए या 2-3 पार्टीज के लोग खड़े हो जाएं और वो इलेक्शन हो, उसमें उधर तो आपको इलेक्शन करना पड़ता है। लेकिन जहां आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपके कितने लोग आएंगे और वो इलेक्ट हो सकते हैं। अच्छा सेनेटर, ये बेसिकली ये कायदा तो विफाक के अंदर भी है, चूंकि सेनेट की तकसीम ही ऐसे है सीट्स की, आपको मुझसे बहुत बेहतर मालूम है, सीनियर कानूनदान है आप, तो ये तो कायदा विफाक में भी और दीगर सूबों में भी ऐसा ही है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इन रिमार्क्स में यही बात की थी कि पार्टी पोजीशन तो वाजे है, फिर उसके बावजूद ये कम ज्यादा कैसे हो जाता है, तो मफामत तो कहीं ना कहीं है ना, नहीं तो फिर तो विफाक में भी मुकाबला ना हो, जिसके जितने सेनेटर्स बनते हैं उसको उतने सेनेटर्स मिल जाएं और ये मामला सेटल डाउन हो जाए। कोई कह रहा था कि जहां नॉर्मली ये होता है कि आप जब ये देखेंगे आपकी स्ट्रेंथ उन सीट्स के मुताबिक है तो फिर आप इलेक्शन नहीं करते, और ये पंजाब में ये हुआ। लेकिन जो फेडरेशन का सिचुएशन है वहाँ मुख्तलिफ सूरत हाल है। वहाँ दोनों जो एक तरह जो PDM का इत्तेहाद है और जो PTI है, उनके आपस में एक तरह से मुकाबला है कि वो कौन जीत सकता है। और वो कोशिश शायद PDM ये करने की कोशिश कर रही है या तासुर ये दे रही है कि वो PTI के या PTI के इत्तेहादी MNAs जो हैं उनके वोट्स भी ले लेंगे। ठीक है, मामला वहां पे आप कह रहे हैं मुख्तलिफ है। बहरहाल ये अच्छी रिवायत है सेनेटर साहब अहमद से जो पंजाब के अंदर सामने आई है, ऐसा होना चाहिए। और बहुत शुक्रिया आपने हमें अलग से ज्वाइन किया और इस अहम मौजू पे हमसे बात की। इंशाल्लाह आइंदा भी मदू करते रहेंगे और आप से राय लेते रहेंगे। अली जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डस्ट का इलेक्शन पे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अब लाइन ऑफ कंट्रोल की। अमन की जानिब एक अच्छी बड़ी कोशिश सामने आई है। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर राबिता हुआ है, जिसमें दोनों फरीकैन ने LOC और दीगर तमाम सेक्टर्स पर तमाम मुआहिदों, समझौतों और जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा होने पर इत्तफाक भी किया गया है। दोनों मुल्कों ने इस बात पर जोर दिया है कि किसी भी तरह की गैर मुतवक्किल सूरत हाल और गलत फहमी को दूर करने के लिए मौजूदा हॉटलाइन राबते के तरीकाकार और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। DGISPR के मुताबिक DMOs ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि 2003 के मुआहदे पर मनोवन अमल और इसको मुस्तहकम बनाया जाएगा। बिल्कुल, इससे पहले मई में DGMOs मई 2018 में कनेक्टेड हुए थे, उनका राब्ता हुआ था, जिसमें भारत ने LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मुखलिसाना इक़दाम उठाने और अमन को यकीनी बनाने और जो सरहद का करीबी इलाका है वहाँ रिहायशियों की मुश्किलात कम करने पर इत्तफाक किया था। लेकिन फिर भी भारत बाज नहीं आता ना, मसला ये। और 2019 में सबसे ज्यादा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सीज़फायर पर इस फैसले का जो है इसका खैर मकदम किया है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि भारत अब कम अज़ कम नेक नियति से इस सीज़फायर मुआहदे पर अमल दरामद करेगा। किस हद तक करेगा ये मुआहदा, किस हद तक वर्केबल है, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये टेंशन चूँकि ऑन बॉर्डर चलती रहती है वर्किंग बाउंड्री के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ज़रा बात करते हैं। डिफेंस एनालिस्ट जनरल साहब, कैन यू हियर मी? आवाज़ आ रही है आपको? जनरल साहब से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, खबर ये है कि ये 2003 की अंडरस्टैंडिंग है और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मामला तय हुए हैं। 500 मीटर की हदूद के अंदर जो दिफाई पोजीशंस हैं उनकी मेंटेनेंस की जा सकती है दोनों अतराफ से, और ये मुआहदा है कि यहाँ पे किसी किस्म की जो कानून की खिलाफ वर्जी है वो नहीं की जाएगी। चूँकि पाकिस्तान को अरमला इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ही मैं कहूँगा वो ये है कि दोनों तरफ पाकिस्तानी ही बसते हैं, चूँकि ये कश्मीर है, इधर आज़ाद कश्मीर है, उधर मकबूजा कश्मीर है, तो मकबूजा कश्मीर वाले भी पाकिस्तानी हैं और वो भी हमारे भाई हैं। तो इसलिए
ये पाकिस्तान आर्मी इस बात का खास ख्याल रखती है कि जब भी वो भारतीय दरअंदाजी का जवाब देती है तो दे मेक श्योर कि वो जो भारतीय चेक पोस्टें हैं उनको वो हिट करे, जबकि इंडियन आर्मी जब भी फायर करती है या पाकिस्तान की तरफ गोलाबारी करती है तो वो सिविल आबादी को निशाना बनाती है। बिल्कुल, और इसी मुआहदे के मुताबिक पोस्ट को डायरेक्ट एंगेजमेंट से इज्तनाब किया जाएगा। और ISPR ने ये भी कहा कि फौज पर उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत बेहतर जवाब दे रही है। ऐसा कहना था मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब का। और इसके साथ साथ ये जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान और इस पर सख्ती से पाकिस्तान भारत के जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी का मुआहदा है इस पर सख्ती से अमल दरामद करने पर भी इत्तेफाक हुआ है। वही बात जिस तरह से इमरान अभी आप कह रहे थे कि मसला ही सारा यह है कि भारत बाज नहीं आता इस खिलाफवर्जी से। अच्छा, इसमें कुछ फिर खबरें ये भी आई कि इसमें शायद कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की गई है, जिस पर जो हमारे मुईद यूसुफ हैं कौमी सलामती के मुशीर, उन्होंने इसको क्लियर किया कि इस पर कोई बैकडोर पॉलिसी इन्वॉल्व नहीं है, ये एक प्रोफेशनल एग्रीमेंट है और जो कि ओबियसली एक रिक्वायरमेंट भी है। और भारत ने अगर इस खित्ते में अमन कायम रखना है तो इसमें भारत को जो रवैया है पाकिस्तान की तरफ, अच्छा न सिर्फ पाकिस्तान की तरफ बल्कि सभी ममालिक की तरफ, अब तो भारत मालदीव्स को भी इंगेज कर रहा है, नेपाल को भी इंगेज कर रहा है, श्रीलंका को भी समाव उसने इंगेज रखा उनकी जंग के अंदर, चीन के साथ उनकी रिफ्ट हमारे सामने है, अफगानिस्तान में जो कि डायरेक्ट नेबर नहीं है इंडिया का उसमें भी उसकी इंटरफेरेंस हमारे सामने और पाकिस्तान के साथ तो है ही। तो जल साहब मौजूद हैं जी हमारे साथ, जल साहब से बात कर लेते हैं। जल साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है जी, सब बखैर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जल साहब ये एक तो इस डेवलपमेंट के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए, पहले तो इस हॉटलाइन कॉन्टैक्ट या राब्ते या अग्रीमेंट की डिटेल्स क्या हैं, ये किन नुकात के ऊपर मुश्तमिल है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान और भारत के जो वर्किंग बाउंड्री के ऊपर ताल्लुकात हैं उसको लेकर? ये जैसे आपने अपने इंट्रो में खुद ही बताया कि ये तो काफी पुराना मुआहदा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की फौज के दरमियान जी, और इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि इतने लंबे बॉर्डर के ऊपर जब आमने सामने फौजें बैठी हों तो कोई ना कोई मिसहैप होने का इम्कान होता है। ठीक, तो एक हॉटलाइन मौजूद है दोनों DDMOs के दरमियान। पहले तो ये बड़ी बाकायदगी से हर मंगल ये मुकर्रर था कि आपस में बातचीत करते थे जस्ट के बताने के लिए जी एवरीथिंग इज ओके, हमारे बॉर्डर के ऊपर कोई ऐसा मसला मसाइल कोई शिकायत तो नहीं है। उसके बाद ये सिलसिला बंद हुआ पिछले कई साल से और आपने देखा कि बेतहाशा सीज़फायर वायलेशन हुई। अब दोबारा ये दोनों का राब्ता हुआ है जो कि बड़ी एक खुशाइन बात है और मेरा ख्याल एक अमन की तरफ पहला स्टेप है, क्योंकि साफ जाहिर है कि टेंशन कम हो बॉर्डर के ऊपर तभी आगे बात चल सकती है। तो अब देखना ये कि आगे ये कैसे चलता है। असल में तो आपको पता है जो सही राब्ते जो कारगर होते हैं वो तो पॉलिटिकल लेवल पर होते हैं, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स दोनों के मिले या वज़ीर खारजा मिले और आखिर में वज़ीर आज़म की बातचीत हो, उससे मसाइल हल होते हैं। जैसे आपने वज़ीर आज़म की बात की, वज़ीर आज़म इमरान खान अब भी कहते हैं कि हम मसला कश्मीर मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। अब ये जो मुआहदा हुआ है DGMOs के राबतों के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कश्मीर समेत मुख्तलिफ मामलात हैं, क्या इनमें मुज़ाकरात या टेबल टॉक की जो राय है वो हमवार हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसको आप यूँ समझे कि एक कुफर टूटा है और पहला कदम है और छोटा कदम है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये पेशखैमा बन सकता है बड़ी बातचीत का। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जुल्म और अमन इकट्ठे साथ नहीं हो सकते। और पाकिस्तान का मुतालबा हमेशा से ये रहेगा कि बातचीत हम जरूर करने को तैयार है, लेकिन आप पहले मकबूजा कश्मीर में जो मुजालिम के पहाड़ आपने वो बंद करें। अच्छा जल साहब, कुछ एक तो कुछ इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कवानीन भी होते हैं, एक तो हमारा अपना एग्रीमेंट है जिसकी हम बात करें, लेकिन कुछ आर्मी के अंदर आर्मी की कुछ मोरल वैल्यूज भी होती हैं। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर पाकिस्तान आर्मी में सर्व किया है, आप पाकिस्तान आर्मी को बहुत अच्छे से समझते हैं और इंडियन आर्मी को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये सिविलियन आबादी को निशाना बनाना, इवन यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी को रिसेंटली इंडिया ने निशाना बनाया, ये बिहेवियर कैसा है? एज एन आर्मी आप इसको कैसे देखते हैं? किस तरीके से इखलाकी जो वैल्यूज हैं उसके ये खिलाफ है ये अमल? ये इखलाकी वैल्यूज के खिलाफ तो है ही, ये प्रॉपर जो UN के कानून है उनके खिलाफ है। UN के कानून तो ये भी कहता है कि अगर सामने आपके फौजी भी और वो लड़ने से इनकार कर दे आप उस पर भी फायर नहीं कर सकते। अगर वो हाथ खड़े कर दे, अगर वो हथियार फेंक दे, उसने यूनिफॉर्म पहना भी हो तब भी आप फायर नहीं कर सकते। आप बुजुर्गों को निशाना नहीं बना सकते, आप बच्चों को निशाना नहीं बना सकते, सिविलियन को निशाना नहीं बना सकते, हॉस्पिटल को निशाना नहीं बना सकते, इबादत गाँव को बहुत बेशुमार चीजें वहाँ लिखी हुई है। लेकिन आपको पता है कि भारत जैसे ममालिक जो कि धर्म भी हो और उनको बड़ा गौरव हो अपनी ताकत पर, वो फिर किसी की बात नहीं सुनते। जल साहब
ब्रेक के बाद खुशामदीद, मैं हूं इमरान हसन और आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, हर जुम्मे को हमारी कोशिश होती है कि हम किसी अहम इस्लामी मौजू पे बात करें, और जुम्मे के अलावा भी हमारी कोशिश होती है कि हम जब भी मौका मिले तो हम इसका फ़ायदा उठाएं और किसी अहम शख्सियत या किसी अहम मौजू को ज़ेर बहस लाएँ। आज हम बात कर रहे हैं खलीफा चहारम हज़रत अली करमुल्लाह वजहू के हवाले से। उनकी विलादत बासादत है, हम सबको मालूम है, रजब का महीना है और इसको हम मनाते भी हैं। उनकी ज़ात मुक़द्दसा के हवाले से उसमें बहुत सारी रहनुमाई भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मोहब्बत थी, उनका जो प्यार था हज़रत अली करमुल्लाह वजह से, वो तो बेमिसाल है। मैं क्या बयान करूँगा, अल्लामा इमरान बशीर साहब मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह, नाम भी बड़ा, शख्सियत भी बड़ी, ज़ात भी बड़ी, फ़ज़ाइल क्या हैं शख्सियत के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ऐसा नाम अता फरमाया कि अल्लाह ने अपना सिफ़ाती नाम आयतुल कुर्सी में जो बयान फरमाया, वहुवल अलीयुल अज़ीम, कि अल्लाह बुलंद है, अज़मतों वाला है। हज़रत अली के नाम मुबारक की बारी आती है तो अल्लाह ने उनके लिए भी अली नाम रखा कि जो हर जगह बुलंदियों पर नज़र आए, हर जगह वाज़े नज़र आए, हर जगह ऊपर नज़र आए। चुनाचे आप तारीख़ उठा के देखें तो जिनके नाम मुबारक की निस्बत और शजरा मुबारका की निस्बत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे मिल रही है। अली, सैयदना अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुअई बिन गालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन मुअद बिन अदनान बिन अबद बिन हुमैसा बिन सलमान बिन बौस बिन औस बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ाब बिन बलदास बिन यदलाफ बिन ताबिक बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन आइफ़ी बिन अबकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यसरबी बिन यहज़न बिन यलहन बिन इरावा बिन आइज़ी बिन जीशान बिन इहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन ज़ारे बिन समी बिन मज़ी बिन इवज़ बिन इराम बिन क़िदाम बिन इब्राहीम बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन आज़र बिन नाहूर बिन सरूज बिन राओ बिन फ़ाइद बिन आबिर बिन अरफक्षात बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतशालिह बिन इदरीस बिन यरिद बिन मलहल बिन क़ीनान बिन आनूश बिन शीस और बिन सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने हज़रत अली को जो नाम अता फरमाया बुलंदी, उनका शजरा मुबारक भी बुलंद। अब आप तारीख़ उठा के देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत में सबसे पहले आने वाले अली, रसूलुल्लाह की तरबियत में सबसे पहले आने वाले अली, रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाले बच्चों में सबसे पहले अली, रसूलुल्लाह जिनको अपने बिस्तर पर हिजरत की रात लिटा के जा रहे हैं अली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में जाके मुआखात भाईचारगी कायम कर रहे हैं तो अपना भाई जिसको बनाया वो अली, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी जिनको अता फरमाई लख्ते जिगर खातून जन्नत फ़ातिमा ज़ोहरा, वो हज़रत अली, हसनैन करीमैन के बाबा होने की सआदत जिनको नसीब हुई वो हज़रत अली। बदर के मौके पे रसूलुल्लाह ने अपनी तलवार जुल्फ़कार जिनको अता फरमाई वो हज़रत अली। ओहद के मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मों को साफ़ करने की सआदत जिनको नसीब हुई हज़रत अली। खंदक के मौका पर अब्दुल्ला इब्ने अब्द वुद जो बहुत बड़ा पहलवान था, उसको शिकस्त देने वाले हज़रत अली। हुदैबिया के मौके पे रसूलुल्लाह के हुक्म के बावजूद नाम ना मिटाकर इश्क का एक अंदाज और निराला अंदाज पेश करने वाले हज़रत अली। लुआबे दहन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी आंखों पे लगवाने वाले हज़रत अली, और फरमाते हैं कि शाम की पहाड़ियाँ मुझे नज़र आना शुरू होगी। उसके बाद अलम लेने वाले हज़रत अली, उसके बाद खैबर को फ़तह करने वाले हज़रत अली। आप यूँ करते चले जाएं, हमारी ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी। हज़रत अली आपको हर जगह बुलंदियों पे नज़र आएंगे। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक के मौका पर अपना पीछे नायब बना के जाने वाले हज़रत अली, और फ़तह मक्का के मौका पर जो मुहिम चली और राज की जो राजदान थे वो हज़रत अली। हज्जतुल विदा के मौका पर 100 ऊँट ज़िबा फरमाए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 63 खुद
100 पूरे करवाए, बाकी बकिया 37 के करीब वो हजरत मुझे लगता है कि हम बोलते रहेंगे, ये फजाइल कम नहीं होंगे। माशाल्लाह आपका इल्म भी सुभान अल्लाह माशाल्लाह हमारे लिए मशअल राह है, चूंकि इतनी बड़ी जात का जिक्र कर रहे हैं, जात अली सबसे बुलंद। बेशक ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ताल्लुक और उनका जो मकाम है हजरत अली का, वो तो आपने बयान फरमाया। लेकिन आम दुनिया के लिए या एक आम देखने वाली आंख के लिए अगर उनकी जात का हम एक खुलासा देखें या इहाता करें, वो क्या है? 2 चीज़ें मैं अर्ज़ करूँगा जो मेरे एक नाक़िस तालिब इल्म होने के नाते से सामने आई। एक तो गरीबों से मोहब्बत करना इंतहा दर्जे का था, इनके अंदर भी और इनकी आल औलाद में भी, इसमें भी हज़ारों वाक़यात हैं। पहली बात गरीबों का ख्याल रखना। हत्ता कि एक फ़कीर शख्स मुसाफिर था, बड़ी भूख लगी तो हज़रत अली के पास हाजिर हुआ कि भूख लगी है, तो अपना दस्तरखान खोल रहे थे, कहा भाई तशरीफ़ लाएँ, तो देखा खुश्क रोटी है, खाई नहीं गई, तो देख के समझ गए। तो मैं फ़लाँ जगह ताज़ा गोश्त ऊँट का आपको मिल जाएगा, सुरीद मिल जाएगी, वहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। वहाँ उस शख्स गया, खाने के बाद थोड़ा समेटने लगा तो हसनैन करीमैन खिदमत में लगे हुए थे, तो कहा क्या कर रहे हैं आप, खाने की इजाज़त है, ले जाने की नहीं है। तो आगे से फरमाया मैं अपने लिए नहीं, वो एक फ़कीर शख्स मस्जिद नबवी में बैठे हुए, फ़लाँ जगह बैठे हुए खुश्क रोटी खा रहे हैं, उनके लिए लेके जाने लगा हूँ। तो आंखों में आंसू आ गए हज़रात हसनैन करीमैन के कि उसी फ़कीर का लगाया हुआ ये दस्तरखान है। तो दूसरों के ऊपर खिलाना पिलाने का एहसास का जज्बा, एक तो ये चीज़। दूसरे नंबर पे आप हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला और इनकी सारी औलाद में ये चीज़ आपको कॉमन नज़र आएगी इनके खुतबात के अंदर, इन्ना आफ़न नासी मन आफ़ा अन कुदरा, कि सबसे बड़ा करीम वो है, सबसे बड़ा सखी वो है, सबसे बड़ा अजीम वो है जो कुदरत के बावजूद मुआफ़ करता है। बल्कि हज़रत हसन अपने बेटे को स्पेशल बुलाया और फरमाया या हसन व जमी वुल्दी व मम बलगहु बि किताबी, ए मेरे शहज़ादे हसन और मेरी क़यामत तक आने वाली नस्लों और क़यामत तक अली के चाहने वालों, हमारे तो माँ बाप उन पे कुर्बान। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने बच्चों को मुखातब कर रहे हैं और मेरे चाहने वालों, मैं तुम सबको ऊसीकुम बितक़वल्लाह, अल्लाह के तकवा की वसीयत करता हूँ। और तकवा किसे कहते हैं? हज़रत इमाम हसन से पूछा गया तो फरमाया सारी ज़िंदगी किसी की खामी नज़र ना आए, अपनी खूबी नज़र ना आए। दूसरे नंबर पे इन्ना आफ़न्नास मन अफ़ा अन कुदरा, सबसे बड़ा करीम वो है जो कुदरत के बावजूद माफ़ करते हैं। तो ये 3 चीज़ें, गरीबों का ख्याल रखना, कुदरत के बावजूद मुआफ़ करना और अपनी खामियां देखना, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी हो। तो इसी को आप ज़रा आगे बढ़ा के लेके जाते हैं तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अजमाइन आपस में इतने मोहब्बत, कुरान पाक किया था रुहमाउ बैनहुम, आपस में जुड़े हुए और वही हमें हुक्म दे रहे हैं। इसमें मैं एक बड़ा आपकी बरकत से एक वाक़या मुझे याद आ गया। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सारा खानदान तो आंखों के सामने कट गया सारा ही। बाप की वो तरबियत जो आप फरमा रहे हैं, कामन क्या चीज मिलती है, क्या सबक, आगे जिस बेटे से नस्ल चलनी थी वो बेटा खेल रहा है और खादिम से गलती से लोहा वजनी को औजार था वो नीचे गिरा, उसके सर पे लगा, मौके पे खत्म। अब उसको तो तोड़ फोड़ भूल गए, अपने उसको पड़ गई। तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए, उसको घबरा हुआ देखा तो उसको अपने साथ लगाया और बड़ा अजीब जुमला कहा, अल्लाह की कसम आज हम ये एक जुमला अगर पल्ले बांधने में हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ तो आज के हमारी इस प्रोग्राम के नहीं दुनिया में आने के पैसे पूरे हो जाएंगे। फरमाया बेटा घबरा क्यों रहे हो, हमारे तो कूफा वालों ने जिन्होंने जानबूझ के मारा था हमने उनको कुछ नहीं कहा, तूने तो गलती से मारा, जा तुझे भी मारा। तो ये हमें वहां पर ये चीजें मिलती हैं। आपने खुद भी जिक्र किया बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का और हज़रत अली करमुल्लाह वजह का, और ये जो जोड़ी है अल्लाह ने बनाई है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अफजल तरीन, अगर मैं जोड़ी कहूँ तो गलत नहीं होगा, बेशक कायनात की। तो इन दोनों के ताल्लुक़ के हवाले से बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली करमुल्लाह वजह, इस हवाले से मुझे लगता है जितनी भी बातें करें कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़रा थोड़ा बयान फरमाएं, आज मौका अच्छा। जी माशाल्लाह। हज़रत फातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, ये जोड़ी कायनात की मिसाली जोड़ी है। हज़रत अली की मोहब्बत भी इंतहा की और हज़रत फातिमा की मोहब्बत भी इंतहा की। इसलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बेटी की शादी कर दे बाद में भी खैर खबर लेता रहे
तो वो कल क़यामत में मेरे साथ यूं होगा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा हज़रत फ़ातिमा का हाल हवाल लेने के लिए तशरीफ़ ले जाते। बाज़ अब आपस में कोई जैसे मियाँ बीवी में थोड़ी सी नाराज़गी हो जाती है, तलखी हो जाती है, तो इधर से अली का हाथ पकड़ते, इधर से फातिमा का पकड़ते। और अबू तुराब जो कुनियत मिली वो उसी बुनियाद में मिली कि घर से थोड़ा सा तबीयत पे बोझ जाए तो मस्जिद में जाके लेट के नीचे मट्टी, तो मट्टी के साथ अबू तुराब। तो फरमाते थे मेरी सारी निस्बतें एक तरफ, ये अल्लाह के मुस्तफ़ा ने मुझे निस्बत अता फरमाई ये एक तरफ। और हज़रत फातिमा की तरतीब पे देखें तो सारी ज़िंदगी हज़रत अली से एक मरतबा भी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं किया। पूछा गया वजह, तो मैं मेरी माँ ने मेरी इस बात की तरबियत की थी कि खामे से कभी किसी चीज़ का मुतालबा नहीं। आजकल की ख़वातीन ये सीरत तैयबा क्यों नहीं पढ़ती हैं? अगर पढ़ती हैं तो अमल दरामद उस तरीके से क्यों नहीं करती, ख़ास तौर पे जब इत्तबा की बात होती है। और इस्लाम हुकूक भी देता है, आज़ादी भी देता है, लेकिन इत्तबा पहले है जी, जो आप बता रहे हैं उसके मुताबिक। तो ज़रा इसको ज़रा एक्सप्लेन फरमाइए। ऐसे गुजारिश है कि पहली बात है कि आप वाली बात की तालीम ही नहीं है इन चीज़ों की, और अगर तालीम होती है तो सुन के अनसुनी कर दी जाती है। इसलिए बार बार उन शख्सियात के वाक़यात और उसको सुना भी जाए, तज़किरे भी किए जाएं। जहां वालिदैन ट्रक जहेज़ के भर के दे रहे हैं, बीबी फातिमा की हया की चादर का भी गुज़रा दें, अम्मा आयशा की उनकी ज़िंदगी का एक बाब पढ़ा दें, या तकवे के कंगन अता करें। हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि आखिर में एक बार फिर मौलाए कायनात उनका जिक्र हो रहा है, तो आप कुछ उनकी शान में इसको सम अप करना चाहिए। जी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने एक मरतबा हैदर कर्रार को देख के खुश हो रहे थे। वजह पूछी कि आप क्यों खुश हो रहे हैं? इन्हीं आपस में ऐसी मोहब्बत थी। तो कहा कि मैंने अल्लाह के महबूब से ये बात सुनी, कंजुल माल की रिवायत है कि कल क़यामत के दिन पुल सिरात से वो गुजरेगा जिसके पास हज़रत अली की मोहब्बत का पास होगा। तो आगे से हज़रत अली क्या कह रहे हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से ये सुना है कि ये मैं पास उसको इशू करूंगा जो आपसे मोहब्बत करने वाला। सुभान अल्लाह। ये वही बात है कि आपस में जुड़े हुए थे। दुआ है कि हम आपस में जुड़ जाएं, आपस में ऐसा प्यार करें कि लोगों के लिए एक मिसाल और नमूना बने, जैसे वो प्यार करते थे हम भी आपस में ऐसा प्यार। बेशक, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने अहम मौजू पे। और वंस अगेन मेरी तशनगी रह जाती है जब मुझे गुफ्तगू का मज़ा आना शुरू होता है, वक्त कम हो जाता है, और ये मौजू और ऐसी शख्सियात के हवाले से जब भी हम बात करना शुरू करते हैं, जी चाहता है कि हम सुनते रहें और इस पर बात होती रहे, लेकिन वक्त का तकाजा है। आप ज़रूर पढ़िए सीरत मुबारका हज़रत अली करमुल्लाह वजहू को, और अगर चंद उनकी जो शख्सी असनाफ़ हैं उन पर भी अगर हमने अमल कर लिया, उन पर भी अमल करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि मुआशरा दुनिया में ही जन्नत का सा मंजर पेश करेगा। उनकी ज़िंदगी तो ऐसे गुजरी, एक बेहतरीन नमूने के तौर पे गुजरी, हमें सिर्फ अमल करना है। इस पर बात करते रहेंगे। फिल वक्त इस सेगमेंट से इतना ही, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू नॉट जोश जगा दे एक्सप्रेसो। हम चूंकि क्रिकेट की बात करते हैं, जो जोश खुद ब खुद जग जाता है, बिकॉज डेली बेसिस पे शाम को 5 बजे तो हम आते हैं आपके साथ। आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, कल डे ऑफ था, लेकिन हमारा डे ऑफ नहीं था, वी वर देयर विद यू। और एक रोज आराम के बाद खिलाड़ी आज फिर इन एक्शन होंगे। आज 2 बड़े बड़े मैच खेले जाएंगे। पहला मैच PL6 की अब तक की टॉप टीम लाहौर कलंदर्स का मुकाबला 5वें नंबर की टीम मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा दोपहर 3 बजे, जबकि दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मियों कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान रात 8 बजे जोर पड़ेगा। पॉइंट टेबल पर इस वक्त लाहौर कलंदर 4 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त है। इस्लामाबाद यूनाइटेड 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि कराची जो किंग्स हैं वो तीसरे, जबकि 2 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पर, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स 5वें नंबर पर है और 5 और 6 नंबर पर। दोनों टीमें अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। उधर बात की जाए SOPs की, तो PSL के जो पूल मैचेस हैं उनके लिए शायकीन की तादाद 20% से बढ़ाकर 50% कर दी। आज के मैच में 50% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत है। अगर आपने टिकट नहीं ली या आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो आप मैच देख सकते हैं जाके दोपहर 3 बजे, रात 8 बजे, और मेरे ख्याल में एक ही टिकट में 2 मैचेस देखे जा सकते हैं। ये मुझे कंफर्म नहीं है, बट आई थिंक ऐसा है। कंफर्म कर सकते हैं आप। और इस वक्त हमें सलीम खालिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तज्जियाकार स्पोर्ट्स के और डेली एक्सप्रेस के एडिटर भी हैं। उनसे जरा हम बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमें क्या राय देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सलीम खालिक साहब, अगर आप हमें देख पाएं और आपकी वीडियो हम तक पहुंच पाए तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है PSL का। 2 अहम मैच हैं और मुल्तान के लिए मैं कल भी कह रहा था, जोश जगादे के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। उन्होंने अब तक कोई मैच नहीं जीता, जबकि कलंदर्स इज अ टॉप टीम। तो कैसे देख रहे हैं आप? खालिक साहब सुन पा रहे हैं? सलीम खालिक साहब
नहीं, मेरे ख्याल में ऑडियो कनेक्टिविटी का इशू है, दोबारा लिंक कर लेते हैं, इट्स ओके। मीनवाइल हम आपको बता दें कि इस वक्त जो पॉइंट्स टेबल की पोजीशन है उसमें ये सबसे टॉप पे हैं और मैं सेकंड पोजीशन पे हूं, लेकिन इट्स नेवर टू लेट, इट्स नेवर टू लेट एंड आई एम वेटिंग फॉर द मैच। मैं आपको बता रही हूं, आप ये बात आज लिख लें, तारीख, वक्त और मेरे सिग्नेचर के साथ, लाहौर कलंदर्स जीतने वाला है। देखिए, आई रिस्पेक्ट योर क्या कहना चाहिए, ख्वाहिशात, लेकिन दूसरी जानिब टीम्स का, अच्छा जहाँ पे ये टीम्स का मुकाबला है वहाँ पे बड़ा सख्त ये कप्तानों का मुकाबला भी है और सभी कप्तान पाकिस्तानी हैं। कप्तानों के नर्व्स का बहुत बड़ा इम्तिहान है और आज तो रिजवान के नर्व्स का बड़ा इम्तिहान है, चूंकि पिछले 2 मैच हारने के बाद 2 के दोनों मैचेस में पहले हाफ के अंदर जो मुल्तान सुल्तान्स की कारकर्दगी वो बड़ी अच्छी रही है। मैं उसको मायूस को नहीं कहता, लेकिन रिजवान और रिजवान खुद भी परफॉर्म तो कर रहे हैं। आपको पता है कोयटा ग्लैडिएटर्स सरफराज की भी करेंगे, पिछले मैच में उनको बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था उनके एटीट्यूड की वजह से, जिस तरह से वो प्लेयर्स पे शाउट कर रहे थे और सारा कुछ। आई थिंक उनका बनता था, जिधर वो कह रहे थे बॉलर्स बॉल नहीं कर रहे थे, मतलब क्रिटिस उनको ट्रोल भी काफी ज्यादा किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। तो पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स को जो रात 8 बजे मैच होने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सलीम खालिक साहब ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ, हम तबसरे बंद करते हैं, अब तबसरे वाले जो कह लें खुद आ चुके हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, आपको आवाज आ रही है। तो हम आज के मैचेस के हवाले से बात कर रहे थे और इमरान ने भी मेंशन किया कि मुल्तान सुल्तान्स के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई मैच नहीं जीता और प्रेशर भी उन पे ज्यादा है। जी बिल्कुल, इमरान ने सही कहा, माशाल्लाह। अब आप लोग भी अच्छे खासे क्रिकेट एक्सपर्ट बन चुके हैं चल रहा है, मॉर्निंग शो में भी आ रहा है। आपने बिल्कुल सही बात बोली, मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, रिजवान के ऊपर भी दबाव है क्योंकि उनको कप्तानी सौंपी गई है और ओपनिंग भी वो कर रहे हैं। शान मसूद को टीम से ही बाहर कर दिया गया जिन्होंने लास्ट ईयर क़यादत की थी। तो अब अगर कोई टीम शुरू में इतने मैच हारने लगे जैसे मुल्तान की टीम और कोयटा की टीम के साथ हुआ है तो उसका मोराल वैसे ही डाउन हो जाता है, फिर आगे उस टीम का फिर पिक करना बड़ा मसला होता है। तो आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। सलीम साहब, कल हमें ट्रांसमिशन में ही मालूम पड़ा कि ये जो कंसोर्शियम था मुल्तान सुल्तान का बिटवीन अली तरीन एंड आई थिंक आलमगीर तरीन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट कीजिएगा, ये खत्म हुआ। इससे भी कैप्टनसी तब्दील एक वजह ये भी सामने आई। तो अगर यही वजह है, एक तो उसको कंफर्म कर दीजिए, और दूसरा अगर यही वजह है तो क्या इसका भी इम्पैक्ट आया है टीम की परफॉर्मेंस पे? इस वजह से भी मुल्तान सुल्तान इनिशियली प्रेशर का शिकार है, ऐसा कुछ है? देखिए, बात यह है कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि आलमगीर तरीन जो है अब 100% शेयर होल्डर हो गए और अली तरीन जो है उनका इस टीम से ताल्लुक नहीं रहा। लेकिन क़यादत की जहां तक बात है तो रिजवान इन दिनों अपने कैरियर की बेहतरीन फॉर्म में है। आपको पता है मैन ऑफ द सीरीज भी उनको मिल रहा है, मैन ऑफ द मैच भी खूब ले रहे हैं। टीम उनकी पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया हुआ है। तो एक प्लेयर जब इतना छाया हुआ हो, हर तरफ उसी का जिक्र हो रहा हो, तो हर कोई इसको कैच करना चाहता है। तो मुल्तान ने भी सोचा कि जी हर तरफ रिजवान हो रहा है, चलो हम उनको कैप्टन बना दें। और फिर जहां तक शान मसूद की बात है तो शान मसूद का स्टाइल आपको पता है कि वो इतने एग्रेसिव बैट्समैन नहीं है, टाइम लेते हैं। इसी तरह खान का स्ट्राइक रेट अभी बेहतर तो हुआ है, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो वो भी ऐसे नहीं है कि आके चढ़ के खेले। तो दो एक तरह के अगर प्लेयर टीम में होते हैं, दोनों ओपनिंग करते तो पावर प्ले में इनको मसाइल होते। तो ये बात तो अंडरस्टूड थी कि अगर रिजवान कैप्टन बनेंगे तो शान बाहर होंगे, ये एक रीजन नजर आया। लेकिन आलमगीर तरीन और अली तरीन वाली बात में थोड़ी बहुत हो सकता है सदाकत हो कि कैप्टनसी वाली, लेकिन ज्यादातर मुझे क्रिकेटिंग वजह ही लगती है। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद, जो कि दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट की, सेगमेंट फ्लैग्स की इनफैक्ट। और फ्लैग्स में हम आपको मुख्तलिफ एम्बेसडर्स से एम्बेसीज के अंदर लेकर जाकर उनकी रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ ममालिक के कल्चर्स दिखाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ कैसे हैं ये बताते हैं। आज सना हमायूं जा रही हैं चेक रिपब्लिक के एम्बेसडर और उनकी अहलिया की मेहमान बनकर, और सिर्फ उन्होंने गपशप नहीं लगाई, कुकिंग भी करवाई आज। सो चेक रिपब्लिक के एम्बेसडर एक्सप्रेसो में कुकिंग करेंगे आपके लिए। देखते हैं आज का फ्लैग्स। चेक रिपब्लिक वस्ती यूरोप में वाक़ तारीख़ी नौयत का एक कदीम मुल्क, जिसके मशरिक में सिल्वेकिया, मगरिब में जर्मनी, शुमाल में पोलैंड और जुनूब में ऑस्ट्रिया वाक़ है। जनवरी 1993 में सिल्वेकिया और चेक की तकसीम अमल में आई और अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों आज़ाद रियासतों को दुनिया के नक्शे पर ज़ाहिर किया। 1 मई 2014 को जमहूरिया चेक यूरोपियन यूनियन की रुकनीत मिलने के बाद तरक्की की राह पर गामज़न हुआ। इस मुल्क का सबसे बड़ा और कदीम शहर 13 लाख आबादी पर मुश्तमिल प्राग,
जिसे 7वीं सदी में बसाया गया। लंदन, पेरिस, रोम और इस्तांबुल के बाद सयाहों का सबसे बड़ा मरकज प्राग ही है। पाकिस्तान और चेक रिपब्लिक के ताल्लुकात कितने मजबूत हैं, ये जानने मैं आज जमहूरिया चेक के सिफारत खाने आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। फ्लेक्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चेक रिपब्लिक रेजिडेंसी में और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी टोमास स्मेतिनका से। हेलो हिज एक्सीलेंसी, हाउ आर यू? Hello, good afternoon. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस। Thank you. It's my pleasure, of course. It's our pleasure as well, and I hope. मुझे उम्मीद है ये बातचीत मेरे लिए बेहद मालूमाती रहेगी। सबसे पहले ये बताएं, पाकिस्तान में रहने का अब तक का तजुर्बा कैसा रहा? Living experience so far in Pakistan. Well, I have come to Pakistan about a year and. मैं पाकिस्तान तकरीबन 1.5 साल पहले आया हूँ। अभी तक मेरा तजुर्बा बहुत दिलकश और दिलचस्प रहा है। थोड़ी सी मुश्किल मुझे कोरोना पेंडेमिक की वजह से जरूर हुई। मेरे यहाँ आने के 6 माह बाद ही पेंडेमिक शुरू हो गया था, जिसकी वजह से मुझे अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ी। इसी वजह से मैं ज्यादा घूमा भी नहीं। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि यहाँ आप एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। मैं अब तक बस कराची और लाहौर ही गया हूँ, लेकिन मैं आने वाली गर्मियों में पाकिस्तान घूमने के मंसूबे बना रहा हूँ। Do more in this coming spring and summer. Bilateral annual trading between दोनों मुल्कों के माबैन सालाना तिजारत तकरीबन $100 मिलियन है। तिजारत ज्यादा किन चीजों पर की जाती है? Trading things that is happening between both countries. Actually, it's in the last several years. मैं समझता हूँ ये कम है। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इन आदाद-ओ-शुमार को बेहतर बनाया जा सके। चेक रिपब्लिक को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स काफी बेहतर है। इनमें लेदर की चीजें, कपड़े, कपास, बासमती चावल और नमक शामिल हैं, जबकि पाकिस्तान हमसे हैवी मशीनरी, किचन का साजो सामान और लकड़ी दरामद करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में मजीद बेहतरी की गुंजाइश पाई जाती है। Recent years, so it's quite diversified, but the volume still remains rather low. पाकिस्तान और चेक रिपब्लिक ने हाल ही में फौजी ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए एक MOU साइन किया है। इसके बारे में हमें बताएं। Your views on that? Well, we did have contacts with the military and दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान अच्छे रवाबित हैं। हम डिफेंस और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। चेक रिपब्लिक पाकिस्तान को मिलिट्री टेक्नोलॉजी बेहतर बनाने में मदद करता है, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल रडार, फायर अलार्म्स और चंद एयरक्राफ्ट्स भी शामिल हैं। हम मिलिट्री हार्डवेयर्स के अलावा पाकिस्तान को मिलिट्री सॉफ्टवेयर्स भी बना कर देते हैं। I would say not just the military hardware but also some software for the military use that we or the Czech companies produced. Tourism is equally important. सयाहत दोनों मुल्कों के लिए अहमियत की हामिल है। सयाहत के जरिए दोनों ममालिक किस तरह अपनी सकाफत को प्रमोट कर सकते हैं? We in Czech Republic rely very much on tourism as चेक रिपब्लिक सयाहत को अपनी मुइशत का एक अहम जरिया समझता है। पिछला साल हमारी होटल और सयाहत इंडस्ट्री के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ। पाकिस्तान के ऊंचे पहाड़ी सिलसिले चेक रिपब्लिक के को पैमाओं में बहुत मशहूर हैं। वो सब वहाँ पाकिस्तान के सफीर हैं। हाल ही में प्राग के मेयर को उनके पाकिस्तानी सयाहत फरोग करने की कोशिशों की वजह से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। अपने तौर पर मैंने पाकिस्तान और चेक रिपब्लिक के ट्रैवल एजेंट से राब्ते शुरू कर दिए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम सयाहत को एक बेहतर शक्ल में ले आएंगे। We will overcome that soon and then we can see more of the activities in this area. Definitely, and this pandemic has drastically changed. बिल्कुल, कोरोना ने हमारी जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। आप क्या समझते हैं, क्या CPEC की वजह से मईशत और सयाहत को फरोग मिल सकता है? Affect the world economy. Well, to me, I think CPEC definitely. मेरे ख्याल में CPEC का सयाहत के साथ बराह रास्त ताल्लुक तो नहीं, लेकिन CPEC पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगा, जो आखिरकार पाकिस्तान में सयाहत के फरोग के लिए मौके पैदा करेगा। अगर पाकिस्तान की रेलवेज को बेहतर बनाया गया तो ये सयाहत के लिए बेहद मुफीद साबित होगा।
एक सयाह के लिए ट्रेन से बेहतर सवारी कोई नहीं है। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान की ट्रेन में सफर करूं। Thrilled to have a train safari in Pakistan. तालीमी सरगर्मियों को फरोग करने में आपकी क्या राय है? पॉलिसी Almost all, if not every university in Czech Republic. चेक रिपब्लिक में तकरीबन सारी यूनिवर्सिटियां इंग्लिश में अपने प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं। ये पाकिस्तानी तलबा के लिए एक बेहतरीन मौका है। हर साल चेक रिपब्लिक में तकरीबन 100 से ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तालीम की गर्ज से आते हैं। मैं इन नंबर्स को बढ़ाना चाहता हूँ। हम यहाँ चेक रिपब्लिक की यूनिवर्सिटीज को प्रमोट कर रहे हैं और हम उन तलबा को टारगेट कर रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाकर तालीम हासिल करना चाहते हैं। More people from Pakistan who want to study abroad to come to our country. चेक रिपब्लिक दुनिया में 7वें नंबर पर सबसे महफूज मुल्क समझा जाता है। पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है? Well, I'm not sure if मुझे आदादो शुमार तो नहीं पता, लेकिन हाँ, चेक रिपब्लिक एक महफूज मुल्क है। दूसरी जंग अजीम के बाद से अब तक हमारा किसी से कोई तनाज़ा नहीं है। हमारे मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान की बात करूँ तो इस वक्त मैं पाकिस्तान में ज़्यादा महफूज महसूस करता हूँ। हम जिस तरह और जहाँ चाहे सफ़र कर सकते हैं। मेरे साथ यहाँ अब तक कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ जिसने मुझे खौफज़दा किया हो। मेरे ख्याल में गुज़श्ता सालों की निस्बत पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आई है। मेरे बहुत सारे कामों में एक काम पाकिस्तान की मस्बत इमेज को बाहर पहुंचाना है, जो कि असल हकीकत है। what conditions in Pakistan. And as you came here, जब आप यहाँ आए, कोरोना भी पीछे पीछे आ गया। आपको ज्यादा घूमने का मौका तो नहीं मिला होगा, लेकिन आपको पाकिस्तान के लोग कैसे लगे? Still, how so far have you traveled? How do you see Pakistani people in general? I always had very inspiring conversations. यहाँ के लोगों के साथ बातचीत करके बहुत अच्छा महसूस होता है। यहाँ के लोग बहुत हौसला अफजाई करते हैं। जब उनसे बातचीत की जाए तो पूरी फैमिली हिस्ट्री के बारे में आगाही देते हैं। यहाँ के लोग अपनी सकाफत और तारीख के बारे में आगाही रखते हैं और मुझे उनसे सीखने का मौका मिलता है। Their life experiences and their view of history, that's something which taught me a lot. ड्रग्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मंशियात और इंसानी स्मगलिंग दोनों मुमालिक के लिए तशवीश का बायस है। इसे रोकने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इक़दाम किए जा रहे हैं to encounter this problem? We had some suggestions of दोनों मुमालिक इससे भरपूर आगाह हैं। इसका रेशो इतना ज्यादा नहीं, लेकिन आपने ठीक कहा कि ये एक तशवीशनाक अमल है। इस स्मगलिंग को रोकने का आसान हल अपने लोगों में शऊर को बेदार करना है। ये इतना आसान नहीं है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। And economic, but it's of course a very long run. So now we are moving ahead to something that is not yet revealed, but you're going to make something for us. All right. Okay, तो चलते हैं अपने उस पार्ट की तरफ, which is going to be really exciting for you. It's lovely meeting you after the breast cancer के इवेंट के बाद आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। Ceremony that we all put up together. It was very nice event. Yes, I enjoyed it. Same here. And such a nice and cool. मुझे आपका गार्डन बहुत पसंद आया। इन दिनों मौसम भी बहुत अच्छा है। And such a nice weather these days. Yes, I think we are very lucky this winter. हाँ, हम इन सर्दियों में बहुत खुशकिस्मत रहे हैं, लेकिन अब मौसम बहुत खुश्क है। मैं चाहती हूँ कि बारिश हो जाए क्योंकि हवा में आलूदगी बढ़ गई है। जनाब सफीर तो अपने कामों में बहुत मसरूफ रहते होंगे। इनकी मसरूफियत के दौरान आप क्या करती हैं? आप अपना वक्त कैसे गुजारती हैं? I am involved in the international. मैं इंटरनेशनल फॉरेनर एसोसिएशन के साथ मुंसलिक हूँ। ये इदारा चैरिटी और फंड रेजिंग के कामों में मशगूल रहता है। हम सब स्पॉन्सर्स इस मिशन का हिस्सा हैं। इनमें सिर्फ खवातीन नहीं है बल्कि मर्द भी शामिल हैं। हम लोग मुख्तलिफ किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। कभी हाइकिंग पर चले जाते हैं, वर्कशॉप्स का इनेकाद करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। आजकल कोरोना की वजह से इसमें थोड़ी कमी आ गई है, लेकिन इस साल हम फिर से फंड रेजिंग की तरफ जाएंगे। आपके कितने बच्चे हैं? We have 3 kids. And how old are they? And they are 27, 23 and 20.
क्या वो यहाँ रहते हैं? They haven't visited yet. नहीं, वो अब तक यहाँ नहीं आए। वो सब यूरोप में रहते हैं। एक स्विट्जरलैंड में रहता है और बाकी इंग्लैंड में। Switzerland and 2 in the UK. Okay, now I would like to start. अच्छा, अब मैं रैपिड फायर राउंड शुरू करने जा रही हूँ। मैं आप दोनों को दो ऑप्शंस दूंगी, जिसमें से आपको एक का इंतखाब करना पड़ेगा। I will ask the same question from both of you. Okay, dumplings or nihari with naan? Ladies first. Nihari with naan. Okay, and you? I would say Peshawari pulao. But that wasn't the option. I know, but I can't choose those Okay, Prague or Islamabad? Prague. Prague. Oh, I can see the love coming out of you, like the Prague, yeah. Mountain hike or swimming? Mountain hike. Oh, wonderful. Okay, football or hockey? Neither. Football. if it must be so, football. Yeah. Okay, for me. I would say hockey, but yeah. Okay, winters or summers? Summers. Oh, wonderful. No wonder that's why, you made it till here. Rain or snowfall? Snowfall. Karachi or Lahore? Lahore. Gilgit or Kashmir? I haven't been to either, so it's Gilgit. hard to tell. Okay. Probably It's Gilgit. easier to get to Gilgit. Gilgit, yeah, that's Okay. true. We might get to Gilgit, but not to Kashmir, probably. Europe or Asia? Europe. Okay. After long consideration. Yeah, right. Okay, listening music or reading books? Reading books. Wonderful knowing both of you. आप दोनों को जानकर बहुत अच्छा लगा। अब जनाब सफ़ीर के पास हमारे लिए एक सरप्राइज है। जनाब सफ़ीर आज हमें अपनी कुकिंग स्किल से आगाह करेंगे। So let's see what she's gonna make for us. Food do you actually like? What kind of food do you eat here? We like all हमें हर किस्म का खाना पसंद है, like international जिनमें एशियन, इटालियन, फ्रेंच और अरबी खाने भी शामिल हैं। which is very tasty. मैंने पेशावरी पुलाव का जिक्र किया था। इसमें मसाला कम होता है, मुझे खाने में कम मसाला पसंद है। I prepared nice regular fillet of the fish. Of course, the rest will be used in it. मैं मछली के लिए मसाला तैयार कर रहा हूँ। इस मैरिनेशन में चीनी और नमक शामिल है। Marinated it, which is basically sugar and salt, and we've got let me put there. So now we have a nice piece of fish that we just take and put. अब हम इस मछली को 24 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे और इसे फ्रिज में रख देंगे। For 24 hours, and tomorrow we can try it. Okay, that was such a easy and quick and you. ये बहुत आसान तरकीब आपने बताई और जब आप इसे मैरिनेट कर रहे थे तो आप एक प्रोफेशनल कुक लग रहे थे। Tried a lot of times. Yeah, I have some. I have done it. जी हाँ, ये मैं काफी दफा बना चुका हूँ। ये बहुत आसान तरकीब है। Easy and the result is really good. Okay, that's another skill that we got to know about His Excellency, that he can really cook well. Now now Irena prefers you to cook
एरीना को आपकी कुकिंग बहुत पसंद है, अब ये आप ही से खाना बनवाया करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा। It's wonderful meeting both of you. That was it for Flags for today. और अगले हफ्ते फिर नए गेस्ट के साथ मुलाकात होगी, तब तक रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इमरान, ये बताएं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन? Sometimes yes, but few people says कि all is well if ends well. Exactly. आज के But in relations, I think first. हाँ, first is the last impression। और आज के माइंड मैटर्स में बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बात होने वाली है कि पहले इंप्रेशन या पहले तासुर की बुनियाद पर फैसला करना चाहिए या नहीं। सो वकार अहमद मलिक और हिना न्याजी में बताने वाले हैं। सो ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच इमरान एंड नर्मला। वकार साहब, कहा यह जाता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। What do you have to say about it? पहला तासुर जो है वो बहुत गैर मामूली होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जनरली इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो लास्ट होता है। जो लिटरेरी हवाले से कहा जाता है वो ये है कि वो जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो इतना स्ट्रांग होता है और कि वो जो है वो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग और उस तरह चलता है। फर्स्ट इंप्रेशन जो है ये जिसको हेलो इफेक्ट कहते हैं, ये बुनियादी तौर पर 7 सेकंड के अंदर, यानी 7 सेकंड के अंदर आप ये बिल्ड कर लेते हैं किसी के बंदे के बारे में 7 सेकंड। लेकिन ये तासुर किस हद तक ठीक होता है ये मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट इंप्रेशन मतलब मोर देन 90% आप बड़े इजीली कह सकते हैं कि वो गलत होता है, हमेशा गलत होता है। 7 सेकंड्स में आप किसी को कितना ही जान सकते हैं, सिवाय इसके कि उन्होंने परफ्यूम कौन सा लगाया हुआ, इतना ही आइडिया। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि ये हम हमारे अंदर ये नेट है, हम ये कर लेते हैं, चाहे हम ना चाहते हुए भी कर लेते हैं। मतलब कोई भी बंदा मेरे सामने आएगा, कोई आप मिसाल के तौर पे इस वक्त आप कोई मंजर कशी करें किसी भी जगह के बारे में जो मैंने ना देखी हो, तो डेफिनेटली मैं उसकी एक शक्ल बना लूंगा। वो कि जब मैं वहां जाऊंगा तो वो शक्ल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। बिल्कुल इसी तरह जो हमारे सामने कोई बंदा आता है तो उसके हवाले से, जो उसकी पर्सनैलिटी के हवाले से हम एक शक्ल बना लेते हैं, वो बाद में अगर उस बंदे के साथ हम वक्त गुजारते हैं तो मालूम होता है कि वो शक्ल और वो बंदा काफी मुख्तलिफ है। जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो हमारा ठीक नहीं है अगर उस बंदे के साथ हम कंटिन्यूसली वो करें। अच्छा, ये बायस है, बेसिकली ये एक तासुब है, आखिरी तासुब है और ये बहुत नुकसानदेह साबित होता है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें नुकसानदेह साबित होता है। मिसाल के तौर पे आपसे कोई इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, अब जो मैं जॉब इंटरव्यू के लिए गई, आप गई हैं, तो देखिए बात ये है कि वहाँ पे इस चीज़ के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अगर तो वो कायम कर लेता है जो इंटरव्यू लेने वाला है, और वो इस बेस पे कर लेता है कि आपने कोई ऐसा कलर पहना हुआ है जो उसको अच्छा लगता है, जो उसका फेवरेट है, तो उसके साथ ही उसके ज़हन में जो आपके बारे में एक सॉफ्ट कॉर्नर है वो पैदा हो गया। या कोई ऐसी चीज़ है जो कि कोई एफिलिएशन रिलीजियस या पॉलिटिकल या किसी भी कास्ट के हवाले से उसको उसने आपका नाम दिया, वो खुद एक न्याजी साहब है और उन्होंने देखा कि हिना न्याजी, ठीक है, तो उसके हवाले से उसका इंप्रेशन जो है एक नेचुरल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि ये बायस्ड यानी एक तासुब है और इसकी बुनियाद पे हमेशा गलत फैसले करते हैं, तो ये जो इस तरह की जगह होती है जहाँ पे इंटरव्यू करने वाला है या यूरोप में या अमेरिका में या मुख्तलिफ जगहों पे इस चीज़ को प्रैक्टिस को ज़्यादा अपनाया जाता है कि आपको बहुत ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव करने के लिए बहुत आपको स्क्रिप्टेड जाना चाहिए, यानी हर चीज रिटर्न होने टू द पॉइंट, प्रिसाइज, और कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें आपकी अपनी कोई ऐसी चीज उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए, आपकी जो पसंद है या आपकी नापसंद है, पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग आप साइड पे रखें। एग्जैक्टली, तो इंटरव्यू जो है वो उसको बहुत ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन में एक चीज तो आप एग्री करेंगे कि ये जो फर्स्ट इंप्रेशन है ये हमेशा बहुत स्मॉल क्वांटिटी यानी बहुत छोटे डाटा की बुनियाद पे रखा जाता है। फगार साहब, जनरली फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो गलत ही होता है, क्योंकि हम एक बंदे को बड़ा गुस्से वाला समझ रहे होते हैं, बहुत मीन, सेल्फिश, लेकिन जब हमसे मिलते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो उस बंदे का इंप्रेशन है हमारे दिमाग में वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत कम डाटा की बुनियाद पे आप एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी कर लेते हैं। एक बंदा जो है वो एंटर हुआ है, एंटर होने के बाद कहीं रास्ते में गिलास पड़ा हुआ था या कोई चीज से उसकी ठोकर लगी है और गिलास टूट गया एकदम, आपने एक इंप्रेशन बना लिया। अब अच्छा, वो तो एक हादसा होना था या कोई भी चीज है, हो सकता है उसके हाथ से कोई चीज पेन गिर गया जिसकी बुनियाद पे आपने एक चीज बना ली। आप उसके साथ आप वक्त गुजारेंगे तो जो कुछ भी आपने बनाया हुआ है वो जिसको कहते हैं ना हेलो इफेक्ट, तो वो मुकम्मल तौर पे हमेशा ये इफेक्ट जो है ये आपको बताता है कि हमेशा आप हमेशा गलत होते हैं। बहुत सारी बुनियादों में आपने जितनी बुनियादें हैं वो गलत होती हैं, और बहुत सारे मामलात में आपने जो भी ओपिनियन बनाया होता है वो गलत होता है। इससे लेकिन हम सीखते नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इंसान जो है
इस चीज को जानते हुए भी, मिसाल के तौर पे मैं इम्प्रूव नहीं करता, जिससे अभी हम बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं ना, लेकिन उसके बावजूद जहाँ पे कोई भी आएगा हम कॉन्शियसली हम उसको जज कर रहे होंगे, फौरन जज कर रहे होंगे या उसके बारे में एक राय जरूर रखेंगे, कायम कर लेंगे। ये एवोल्यूशन में एक है मामला, लेकिन बात ये है कि इसके बगैर हम रह भी नहीं सकते कि एक जिसको कहते हैं ना कि एक एब्स्ट्रैक्शन, एक एब्स्ट्रैक्शन हम कायम कर लेते हैं। वो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो जब डिटेल में हम जाते हैं, बाद में उस बंदे से मिलना मिलाना होता है, तो फिर बहुत हद तक वो चीजें जो है जो हमने पहले की होती हैं वो गलत ही साबित होती हैं। लेकिन इस सारी जो गुफ्तगू शनीद है इसका मकसद ये है कि क्योंकि ये बायस है, क्योंकि ये तासुब है, और ये तासुब जो है, जो अकली तासुब जितने भी होते हैं वो हमारे रिलेशनशिप्स को खराब करते हैं। इंडस्ट्रियल या उस लेवल पे अगर आप देखें तो आपकी जो हायरिंग है वो उन मामलात को खराब करेंगे। आप या तो आप गलत बंदा हायर कर लेंगे या ठीक बंदे को रिजेक्ट कर लेंगे, तो इंडस्ट्रियल लेवल पे ये प्रॉब्लम हो रहा होता है। और इसी तरह मतलब ये जो ऑफिसेज वगैरह हैं, तो इसी तरीके से ये सोसाइटी के मुख्तलिफ दर्जों में बायसेस जो है वो हर जगह पे इफेक्ट कर रहे होते हैं और प्रॉब्लम, तो इनको रिकॉग्निशन इनकी जरूरी है। पहले ही जो मरहला होता है वो तासुबात को पहचानना है। आपने एक लेवल पे पहचान लिया, मसलन हमने इसको पहचान लिया कि हाँ यार नेक्स्ट मैं ये कोशिश जरूर करूंगा कि किसी बंदे के बारे में राय तो कायम हो जाएगी, राय तो कायम हो जाएगी, आई नो, लेकिन उस राय की बुनियाद पे मैं फैसला नहीं करूंगा। ये कह सकते हैं, डिसीजन नहीं लूंगा और मैं बहुत ऑब्जेक्टिव रहूंगा। तो एटलीस्ट जब आप पहचान जाते हैं तो फिर आप उसको अमल में भी ले आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अकार साहब, और जो आपने स्पेसिफिकली बात की कि ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंटरव्यूअर्स होते हैं उनको इस चीज को साइड पे रखना चाहिए और बहुत प्रोफेशनली डील करना चाहिए जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। खुश आमदीद वंस अगेन अ मिक्स ब्लेंड शो। आप आई होप एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ, और सुबह बखैर जो अभी उठे हैं और अभी टीवी से ट्यून इन किया है, आपको भी वेलकम करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़े और आपको बताएं कि हाथों के हुनर से कभी चाक पर मट्टी शक्ल पाती है तो कभी कैनवस पर तस्वीर बनती है, मगर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे पाकिस्तानी से करवाते हैं, एक ऐसे हुनरमंद पाकिस्तानी से करवाते हैं जो लकड़ी का शाहकार बनाने के लिए सबसे पहले मुनासिब लकड़ी की तलाश करते हैं, फिर उसकी कटाई और फिर मतलूबा पैमाइश के मुताबिक लकड़ी को नरम करने का मरहला भी खुद ही सर अंजाम देते हैं, और उसके बाद कैनवस पर खुदाई करके फिर रगड़ाई करते हैं और लकड़ी को जलाना और दोबारा रगड़ाई करना और रंग ऐसे बिखरते हैं, ऐसे नक्शो निगार उभारना कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। हम एक ऐसे पाकिस्तानी की बात बिल्कुल, और उनका नाम है अहमद शाह अब्दाली। बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हों या शायर मशरिक हों अल्लामा इकबाल और वज़ीर आज़म इमरान खान समेत दीगर कई कौमी हीरोज़ की तस्वीर भी शामिल हैं उनकी प्रोफाइल में, और वो बनाते हैं। और इस वक्त वो हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। हम उनको वेलकम करेंगे। हमारे साथ हैं सैयद अहमद अली साहब। बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेसो में। आपके फन पारों के हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपको इसका शौक़ और इसका इब्तिदा कैसे हुई? जी, मुझे बचपन से ही मेरी राइटिंग तो अच्छी थी और ये फाइन आर्ट का भी मुझे काफ़ी शौक था। तो बन्नू से गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक करने के बाद मैंने पेशावर में एक NCA था एक, उससे मैंने डिप्लोमा लिया। मैं बेसिकली स्कल्प्टर हूँ। ठीक है। तो तकरीबन मुझे 35 साल हो गए मैं ये काम कर रहा हूँ, और ऐसा मोड़ भी है कि मैंने सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए जिसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस जो है उसको उभारा जाए। तो उसके लिए मैंने ये जो लकड़ी के ऊपर कार्विंग करके पोर्ट्रेट्स और कैलीग्राफी में ग्राफिक्स वगैरह इंट्रोड्यूस की मैंने। तो ये पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि कैनवस के ऊपर काम होता है, लोगों के पास जो आर्टिस्ट है उनके पास कलर्स होते हैं, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो कलर्स में ना उसका शेड निकालते हैं और उसके बाद फिर वो टोन कलर्स निकालते हैं। तो ये पहले वुड कार्विंग में नहीं होता था, तो मैंने ये इंट्रोड्यूस किया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी मैं कामयाब हुआ हूँ। आपके सामने रिजल्ट। अच्छा, ये जो आपने सामने हमारे शो का जो पोस्टर है बेसिकली ऑफिशियल, उसको भी आपने यहाँ पे क्राफ्ट किया है, बनाया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही खुशी हुई हमें किसी इतने बड़े आर्टिस्ट की तरफ से इस तरह का गिफ्ट मिलना। आपका बहुत ही शुक्रिया। और दूसरा जो काम आप बता रहे हैं, आपने कहा कि आप कुछ मुख्तलिफ करना चाहते थे, तो ये दुनिया में क्या बाकी किसी मुल्क में कोई और आर्टिस्ट भी कर रहे हैं या पाकिस्तान में, या आप मुनफरिद हैं इस मामले में? नहीं, आपने हसन साहब आपने पहले देखा होगा कि ये लकड़ी पे या तो स्टैचूज बनाए जाते हैं या फिर जो है वो खिड़कियों अलमारियों में कार्विंग होती है। तो ये पहले दुनिया में कहीं भी ये टोन कलर्स नहीं थे, जो आप खुद भी देख रहे होंगे। जिस तो मैं आपको कायद आज़म का ये पोर्ट्रेट या ये अर्तुगरुल का जो है ये
दिखाता हूँ, इसमें आपको बहुत ज्यादा वाज़ेह हो जाएगा। पहले ये डीप कार्विंग होती थी, डीप कार्विंग होती थी, लेकिन ये जो टोन कलर्स थे, जो चेहरे में जो उभार हैं, जिस तरह नाक का उभरा हुआ होना, उसके बाद फिर आंखों का अंदर होना, तो ये जो चीज़ है ये पहले नहीं थी, ये मैंने इंट्रोड्यूस की इसको। मैं 4 तरह की कार्विंग करता हूँ। एक डीप कार्विंग है, उसके बाद फिर स्लाइड कार्विंग है, फिर डॉट कार्विंग है और एक सैंडर है। अच्छा, ये है जी, ये है कि आप बताइए कि ये जो आप बनाते हैं, आप कार्विंग करते हैं वुडन के ऊपर, जिस तरह से ये आपने हमारा ऑफिशियल पोर्ट्रेट बनाया, कितना टाइम कंज्यूमिंग है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि इससे पहले यहाँ पे काम नहीं होता था, ऑब्वियसली इट मस्ट बी टाइम टेकिंग, तो एक बनाने में कितना टाइम लग जाता है? जी ये तो डिपेंड करता है वो काम की नौइयत के ऊपर ना, जिसमें जितनी भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या वो होगी, उसमें बारीकी होगी, उसी हिसाब से ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन तकरीबन एवरेज जो है ना, तकरीबन 7 से 8 घंटे लगते हैं एक पोर्ट्रेट के ऊपर। अच्छा। और ये काम के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मेरा एक प्रोसेस है काम करने का। सबसे पहले लकड़ी की, जिस तरह आपने अर्ज किया, सबसे पहले लकड़ी की चॉइस, उसकी कटाई वगैरह, उसमें से जो गिरे हैं वो निकाल के, उसके बाद फिर उसको पिगमेंट कलर्स देते हैं। पिगमेंट कलर्स को भट्टी में लेके जाते हैं, उसको तकरीबन एक थारो टेम्परेचर देते हैं, उसको तकरीबन 100 से अबाव, और 4 से 5 घंटे उसमें लगते हैं। उसके बाद फिर वो जो पिगमेंट कलर्स हैं वो उसके अंदर मैश हो जाते हैं बिल्कुल ही, उसके बाद तब उसके ऊपर हम कार्विंग करते हैं। और कार्विंग के लिए हैंड टूल्स भी हैं, उसके बाद फिर जो है ये सैंडर जो हैं, उसमें रेगमाल वगैरह के मुख्तलिफ मैंने टूल्स बनाए हुए हैं। तो ये आपने पहले इटली में ये काम हो रहा था, लेकिन वो डिफरेंट काम है, उसमें थोड़ा सा स्टैचूज का भी अंसर शामिल होता है। ये मेरा जो ये है, ये काम है, ये टोटली एक डिफरेंट काम है। वो जो वो एक 3D टाइप का काम करते हैं, और मैं एक कैनवस, जिस तरह कैनवस के ऊपर पोर्ट्रेट बनाई जाती है, बहुत ही खूबसूरत, इस तरीके से मैं लकड़ी के ऊपर आप जो एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, यकीन जानिए एक अंबार सवालात का मेरे जहन में आ रहा है। ऐसा लगता है कि कोई एक लैब सी है आपके पास, जिसके अंदर ही आप पूरा प्रोसेस घर पे ही सारा अमल करते हैं। और क्या पूरी की पूरी पोर्ट्रेट आप खुद ही बनाते हैं, या इसमें आप कुछ मेन काम खुद करके बाकी आपकी असिस्टेंस के लिए कुछ लोग हैं? पूरा इस हवाले से जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी मेरे शागिर्द हैं, वो मेरे साथ ज़ाहिर है वो सीख रहे हैं मुझसे, और मैं इसके अलावा भी कैलीग्राफी का काम भी करता हूँ। जिस तरह ये इस्लामी कैलीग्राफी है, सुलस हो गई, उसके बाद फिर जो है वो अरबी रस्मुल ख़त और नस्तालीक हो गया, वो भी मैं करता हूँ। तो वो भी मुझसे सीखते हैं और कार्विंग भी मुझसे सीखते हैं। तो ये लोग वो मेरे साथ असिस्ट कर रहे होते हैं। तो ठीक है, अगर कोई आपको ऑब्वियसली लोग देख रहे होंगे और ये पोर्ट्रेट्स हासिल करना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है कोई आपका, और क्या ये बहुत महंगी है या इनकी प्राइस क्या है कमर्शियली अगर आप इनको सेल करते हैं तो? जी इसकी प्राइस 3000 से शुरू है। 3000, चूंकि मेरे पास लिमिटेड नेशनल वुड के ऊपर मैं काम करता हूं, तो मेरे पास लिमिटेड एक ऑप्शन होता है। 2 तरह के पट्टे मिलते हैं बाजार में, इसके 11 इंच का पट्टा और 9 इंच का। तो जो 9 इंच का, अगर किसी को ज्यादा बड़ी पोर्ट्रेट चाहिए होती है तो हम 2 प्लैंक्स जो आपस में जोड़ लेते हैं, ज्वाइंट कर लेते हैं उसको। आपको पता होगा कि ये बाजार में, मार्केट में ये आर्टिफिशियल वुड जो है ना, उसके तो पूरी शीट्स मिलती हैं, जिस तरह लसानी हो गई या फिर जो है ना प्लाई वुड हो गई। लेकिन ये जो नेचुरल वुड है ये लिमिटेड उसमें अवेलेबल होता है। तो 11 इंच का प्लैंक अवेलेबल होता है, या फिर 9 इंच का। एमएच अब्दाली साहब, ताकि हमारे जो देखने वाले हैं अगर वो कुछ परचेज करना चाहें तो आप उस हवाले से भी बता दें। जी बिल्कुल, आप गूगल में आप सर्च करेंगे अब्दाली वुड आर्टिस्ट, तो वो मेरा ही सारा आएगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि विकिपीडिया में भी है, उसके बाद फिर मेरा एक फेसबुक पेज भी है बेल आर्ट के नाम से, और अब्दाली वुड आर्टिस्ट। हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ है। आप बहुत ही कमाल आर्टिस्ट हैं, बहुत ही कमाल काम कर रहे हैं। तो ज्यादा झुकाव आपका इस्लामिक आर्ट की जानिब भी है। मैं देख रहा हूँ तैयब उर्दगान, अर्तुरुल, इवन पाकिस्तान में हम आए तो कायद आज़म अल्लामा इकबाल, इन्हीं की तस्वीर आपने बनाई है। बैरुल अक़वामी सतह पे आपकी काम की पजीराई का इस वक्त क्या सिलसिला है? क्या आपको कोई मौका मिला है कि आप अपने आप को एग्जिबिट करें, किसी एग्जीबिशन में जाएं, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सपोर्ट है कोई आपके साथ इस काम के अंदर? अभी तक तो बाहर में इस सिलसिले में, यानी एग्जीबिशन में, इसमें किसी ने मुझे ना कोई ऑफर दिया ना कोई किया है। लेकिन ये है कि मुल्की लेवल पे मैंने किया है। बहुत सारे एग्जीबिशन मेरी हुई हैं, जिस तरह पिंडी आर्ट काउंसिल में भी एग्जीबिशन हुई है, और उसके बाद फिर जो है ना ये लोक विरसा और ये आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज वाले भी काफ़ी मुझे जो है वो हेल्प कर रहे हैं, और मुझे जो है इन्होंने फैसिलिटेट भी किया हुआ है।
उसके अलावा पूरी दुनिया में लोग मुझे इसी काम से जानते हैं और मुझे ऑर्डर भी मिलते हैं। जिस तरह आपने अब्दुल की तस्वीर देखी, ये पोर्ट्रेट जब मैंने बहुत ऑनर लाइव वो गई, वायरल हो गई। जी जी जी। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला एक छोटी सनतों का या इस तरह के जो आर्ट वर्क्स हैं, स्किल्स का ये रहा है कि वो आगे मुंतकिल नहीं होती। जैसे आप एक एक्सपर्ट आर्टिस्ट हैं, तो आपने अगर उसको आगे मुंतकिल नहीं किया तो वो ऑब्वियसली इंसान की लिमिटेड टाइम है काम करने का भी और जीने की भी, तो उसके साथ वो खत्म हो जाती हैं चीज़ें। आप इस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा हो कि आप किसी आर्ट स्कूल के अंदर इसको सिखाएं या अपने तई इसको लोगों तक मुंतकिल करें ताकि ये आर्ट आपका फन चलता रहे आगे भी। जी, मुझे अगर इंशाल्लाह अगर कहीं से ऑफर कोई मिलती है मुझे, क्योंकि जाहिर है इस वक्त मेरी जो फाइनेंशियल मेरी पोजीशन इतनी मजबूत नहीं है कि मैं अपने लिए कोई इंस्टीट्यूशन वगैरह खोल लूं। तो अगर कोई ऑफर करता है या कोई ऑफर गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफर मुझे मिलती है तो इंशाल्लाह मैं अपने जो स्किल है वो मुंतकिल करने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल, और मैं चाहता हूं कि ये आगे और लोगों की तरफ हमारे देखने वालों के लिए जो इस आर्ट को सीखना चाहते हैं या इस आर्ट को प्रमोट करने की जरूरत है, या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को जो आपको देख रहे हैं, कोई भी मैसेज आप हमारे प्लेटफॉर्म से देना चाहें तो? जी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा आर्ट है इसमें ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपकी एज ज़्यादा होती है तो आपके अंदर पेशेंस आता है। तो इसलिए ये कार्विंग का जो काम है ये पेशेंस का होता है। तो इसमें अमूमन जो है यंगस्टर जो है वो आते नहीं है इसमें, क्योंकि वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं हर चीज़ का। तो मैं ये सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस काम में आए, और मैं भी इंशाल्लाह मैं जितनी मुझसे हो सकती है मैं कोशिश करूंगा। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी अगर मुझे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई कांटेक्ट करता है तो इंशाल्लाह मैं अपना जो स्किल है ये मुंतकिल करने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छे, आपका काम तो अच्छा है ही, पाकिस्तान में ख्यालात उससे भी अच्छे। सैयद अहमद शाह अब्दाली साहब, वी आर प्राउड ऑफ यू, बहुत फख्र है हमें आप पे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसा ही और इस पोर्ट्रेट के लिए तो ज्यादा हाँ, और ये पोर्ट्रेट हमारे सेट का हिस्सा बनेगा इंशाल्लाह। दिस इज व्हाट आई कैन प्रॉमिस। जो ही हमें मिलेगा, आप इस वक्त ऑब्वियसली हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज में हैं, जो ही ये पोर्ट्रेट मिलेगा तो हम इसको अपने सेट का हिस्सा बनाएंगे। बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और जो भी लोग सैयद अहमद शाह अब्दाली साहब के काम को देख रहे हैं, सर्च हिम ऑन गूगल, फाइंड हिम, और कुछ भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं जैसे बर्थ गिफ्ट करने के लिए, बहुत अच्छा इट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैं तो ये सोच रहा था, और कितना टेक्निकल काम है जैसे वो बता रहे हैं। और जो आर्ट्स कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटीज हैं, दे शुड आई थिंक एंगेज हिम कि वो एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए जिसमें वो कार्विंग सिखाएं अपने बच्चों को, तो बहुत अच्छा हो सकता है। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के इख्तिताम की जानिब हम बढ़े। इससे पहले कि हम साइन ऑफ करें, आपको बताते चलें कि आज पाकिस्तान के बहुत मशहूर सिंगर, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जो कि सरहद के उस पार भी बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन कर चुके हैं, शफकत अमानत अली, आज उनकी सालगिरह है। बिल्कुल, आज उनकी सालगिरह है। 1965 26 फरवरी को पैदा हुए थे, 56 साल उनकी उम्र है। बहुत सारे बेहतरीन गाने फ्यूजन बैंड के साथ वाबस्ता रहे, फिर प्लेबैक सिंगिंग की, और अब भी बहुत ज़बरदस्त गाने पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी उनको सुनने वाले सुन सकते हैं। तो शफकत अमानत अली खान साहब, जिनका ताल्लुक पटियाला घराने से है, आपको एक्सप्रेसो की तरफ से बहुत ज्यादा सालगिरह की मुबारकबाद। और प्रोग्राम चूंकि खत्म हुआ चाहता है, अब कुछ खिला दें आप। हाँ, आप खिलाएंगे आपको, और देसी फूड का हमारा सेगमेंट रहता है। हम आपसे इजाजत लेंगे। देसी फूड में आज फरियाल राना हमें तंदूरी पिज्जा खिलाने वाली है। क्या होता है क्या नहीं होता ये तो हम देख के बताएंगे। को मिलेंगे, हम मिलेंगे शाम को, और मंडे को हम मिलेंगे आपसे एक्सप्रेसो में। कल हमारा बेस्ट ऑफ होगा, लेकिन शाम को जोश जगा दे हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन शाम 5 से 7 बजे तक होगी। मैं तो बताऊंगी क्योंकि हम पीएसएल का बताएंगे। तो आपसे मुलाकात होगी शाम में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, और आप खाना खाएं। सी यू इन द इवनिंग। तंदूरी पिज़्ज़ा। नाज़रीन, तंदूर की रोटी और नान तो आप लोगों ने बहुत खाए होंगे, लेकिन तंदूर की जो तारीख है वो 5000 साल पुरानी है। ईरान और अफगानिस्तान सबसे पहले ये क्लेम करते थे कि जो तंदूर है वो उन्होंने ईजाद किया और उसमें रोटियां लगानी शुरू की। लेकिन मौजूद दौरों के जो कुछ मकामात हैं उनकी जब खुदाई की गई, उसमें से चूल्हे नुमा तंदूर निकले, जिससे ये साबित होता है कि ये किसी एक मुल्क की मलकियत नहीं है, बल्कि इसको 5000 साल पहले से इस्तेमाल किया जाता रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ तंदूर में रोटी और नान के अलावा दीगर पकवान भी तैयार होने शुरू हो गए। नाजरीन, आज मैं आई हूँ ताज बाग स्कीम में,
जहां पर है बादशाह तंदूर रेस्टोरेंट। इनकी खास बात तो ये है कि ये तंदूर में पिज़्ज़ा शवारमा भी लगाते हैं, लेकिन उसके अलावा ये और क्या क्या तंदूर में बनाते हैं, चले आए देखते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? हम लोग अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है, तो हमने सोचा आज भी आ जाएं। तो आज हमने तंदूरी क्रश पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। तो आपने कहीं और से पिज़्ज़ा खाया होगा और यहाँ का खाया, तो आपको टेस्ट का डिफरेंस क्या लगा? डिफरेंस ये है कि ये लोग यहाँ पे इनकी स्पेशलिटी ये तंदूर में बनाते हैं, तो इनका टेस्ट एक डिफरेंट आ जाता है। आपने कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है? तंदूरी मलाई बोटी ऑर्डर किया है। हम लोग अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं, वैसे इसके ओवरऑल टेस्ट का बहुत अच्छा है, काफ़ी इंप्रेसिव है। आपने हर जगह से तो पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट ट्राई किया होगा और यहाँ का पिज़्ज़ा ट्राई किया, तो टेस्ट का क्या डिफरेंस लगता है? टेस्ट डिफरेंट है, वैसे आम पिज़्ज़ा बहुत मुख्तलिफ है, ये तंदूरी इसका टच है, तो ये एक अच्छा लगता है। ये जो एक महक आती है हाँ जी की, वो आती है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के ऑनर इफ्तिखार अहमद साहब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने ये काम कब से शुरू किया? जी, ये तकरीबन 30-35 साल हो गया मुझे इस फील्ड में। आपको पिज़्ज़ा और शवारमा वगैरह तंदूर में बनाने का ख्याल कैसे आया? क्योंकि तंदूर एक अलग चीज़ है और जो पिज़्ज़ा शवारमा है ये तो टोटल अंग्रेज़ी खाना है, तो कैसे आया आपको ये ख्याल? जी, मैं तकरीबन 10 साल इंग्लैंड में मैंने काम किया है। उधर मैंने मुख्तलिफ रेस्टोरेंटों में काम किया है, चाइनीज़, तुर्किश वगैरह, तो उधर से काफ़ी मैंने ये सीखा है। फिर जब मैं इधर पाकिस्तान में आया हूँ तो मैंने फिर ये सोचा है कि तंदूर के अंदर पिज़्ज़ा लगा के देखें। आप तंदूर में और क्या क्या बनाते हैं? जो हमारी जो मेन जो स्पेशलिस्ट वैरायटी है उसके अंदर तंदूरी क्रश पिज़्ज़ा है, कमांडो चाइनीज़ पिज़्ज़ा है और मलाई बोटी पिज़्ज़ा नान है, टिक्का पिज़्ज़ा नान है, तंदूरी शवारमा है। इसके अलावा जो उनका कलजोनी पिज़्ज़ा है, डोनट पिज़्ज़ा है, उसके अलावा 50 किस्म के नान हैं हमारे। सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो किस पिज़्ज़ा शवारमा या किस खाने की है? ये सबसे ज़्यादा हमारा फेमस है तंदूरी क्रश पिज़्ज़ा और मलाई बोटी पिज़्ज़ा। ये जो पिज़्ज़ा शवारमा वगैरह आप तंदूर में बेक करते हैं, तो ये कितनी देर में तैयार हो जाता है? ये तकरीबन 10-12 मिनट लगते हैं। पहले इसकी डो बनाते हैं, फिर उसके ऊपर टॉपिंग आते हैं और जब ये तंदूर के अंदर आते हैं तंदूर की हीट इतनी ज़्यादा होती है, तकरीबन 2-3 मिनट में ये रेडी हुई। आपने फ्यूचर में कुछ और नया इंट्रोड्यूस करवाने का सोचा, जैसे तंदूरी चिकन वगैरह या चरगा वगैरह? हाँ जी, इंशाल्लाह और भी बहुत ज़्यादा रेसिपी हैं इसके अंदर। हम तंदूरी चरगा, चिकन कबाब वगैरह और एक हांडी नान होगा जिसके ऊपर सारी टॉपिंग होगी, तो और भी काफ़ी आइटमें हैं। इंशाल्लाह वो हम जल्दी जो है ना वो अपनी रेसिपी आपको दिखाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अब आप मुझे क्या खिला रहे हैं? जी, हम आपको अपनी स्पेशलिस्टी जो होती है ये तंदूरी क्रश पिज़्ज़ा, मलाई बोटी पिज़्ज़ा, शवारमा और इसके साथ ये डोनट हमारा जो है और कमांडो चाइनीज़ नान है, ये आपको हम खिलाते हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शेफ मोहम्मद काशिफ। आप मुझे बताएं, आप कौन सा पिज़्ज़ा बना रहे हैं? हम तंदूरी क्रश पिज़्ज़ा तैयार करने लगे हैं। इसके इंग्रेडिएंट क्या है? इसके अंदर हम 2 फ्लेवर डालते हैं, एक टिक्का, एक मलाई बोटी। इसके अलावा चीज़, ब्लैक ओलिव, जैलपिनो वगैरह, शिमला मिर्च, टमाटर वगैरह, जिससे हम पिज़्ज़ा तैयार करते हैं। बनाना बताएं। ये क्या डालें? ये टिक्का फ्लेवर। टिक्का फ्लेवर जी। पिज़्ज़ा को ऐसे क्यों कर रहे हैं, साइडों से मोड़ क्यों रहे हैं आप? वो इससे इसका किनारा बन जाता है। अच्छा, ये कौन सी चीज़ है? ये हम मोज़रेला की चीज़ यूज़ करते हैं। कितनी देर तक आप इसको तंदूर में रखेंगे? ये तंदूर के अंदर 3 से 4 मिनट लेंगे, फिर ये तैयार हो जाएगा। ये पिज़्ज़ा रेडी हो गया हमारा, तंदूर में जाने के लिए रेडी हो गया। चलिए, मेरे लिए तंदूर में बना हुआ
हुआ पिज़्ज़ा और शवारमा आ चुका है। मैं इसको टेस्ट करती हूँ। वाकई तंदूर में बने हुए खाने का एक अलग ही टेस्ट है। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज।